हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और दिन के 12 बजे आपको एक प्रोग्राम मिलता है जिसमें हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी को कवर करते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी में हमने 3 मेजर टॉपिक्स को अभी तक कवर कर लिया है, जिनमें से सबसे पहला हमारा जो टॉपिक हुआ वो हुआ वैश्विक तापन, दूसरा हुआ ओजोन क्षरण और तीसरा टॉपिक हमने जो पढ़ा था वो था सतत विकास। इस सतत विकास को भी हमने बहुत गहराई से पढ़ा, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों को देखा, सतत विकास लक्ष्य और भारत की क्या स्थिति है, ओजोन क्षरण में भी देखा कि भारत की क्या स्थिति है। साथ साथ जब हमने वैश्विक तापन पढ़ा तो उसमें भी भारत के अनुसार हमने कई डेटास को स्टडी किया था कि भारत की स्थिति क्या है, भारत किस तरीके के कदम उठा रहा है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब इन्हीं पर आगे बढ़ते हुए इन पर हमने लगभग 21 लेक्चर कवर किए हुए हैं, जो आपको कहाँ पर मिलेंगे, प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना यही है कि भाई आप प्लेलिस्ट पे जाइए और इन टॉपिक्स को अगर अभी तक आपने कवर नहीं किया है तो इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। तीनों ही टॉपिक हो चुके हैं। आज हम बढ़ते बढ़ते लेक्चर नंबर 22 पर आ चुके हैं। लेक्चर नंबर जो 22 है, आज से हम एक और नई जो है श्रेणी शुरू कर रहे हैं, एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने शुरुआत से आपको बताया हुआ है कि इस तरीके से हम सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। और कई डाउट्स आप लोगों को आते हैं कि सर ये सब्जेक्ट होगा या नहीं होगा। आपका कंप्लीट सब्जेक्ट होगा यहाँ पे। सिर्फ आपसे ही अपेक्षा है कि इस लेक्चर को देख लिया करिए, शेयर कर लिया करिए, तो इस पे मोटिवेशन मुझे भी मिलता रहता है और साथ साथ मैं कुछ नई चीजें आपको देता रहूं, कि इसके लिए मैं हमेशा अग्रसर रहता हूं। तो देखा जाए तो अभी तक हमने बात की थी कि भाई कुछ इस सब्जेक्ट को जब पढ़ा जाता है तो एक भाग होता है जिसको ट्रेडिशनल पार्ट कहा जाता है। जितनी भी आप किताबें उठाएंगे उनमें सीधे तौर पर यहीं से शुरुआत देखने मिलती है, जिसको परंपरागत कहा जाता है। पारिस्थितिकी हो जाता है, इकोलॉजी हो जाता है, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, प्रदूषण, पर्यावरण, ये सारे टॉपिक्स परंपरागत हैं जो कुछ समय में आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी हमने किस पार्ट को उठाया था? गैर परंपरागत, नॉन ट्रेडिशनल पार्ट को। तो भाई नॉन ट्रेडिशनल के अंतर्गत गैर परंपरागत जो भाग है उसके अंतर्गत हमने वैश्विक तापन खत्म कर लिया, हमने ओजोन क्षरण को भी पढ़ लिया, हमने सतत विकास को भी देख लिया। तो ये तीनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम किस टॉपिक पे आ रहे हैं? हम संगठन और सम्मेलनों से जुड़ी हुई आज पूरी चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम जो बात करने जा रहे हैं उसमें आज हम एक संस्था है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में गहराई से समझेंगे। ये जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत आपको कुछ और भी नई चीजें मैं बताऊंगा। जैसे आपको इसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, इनके महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है उनके बारे में देखेंगे। इसके अलावा आज हम ये भी जानेंगे कि भाई UNEP कौन कौन सी संधियां करती है, कौन कौन से इंटरनेशनल ट्रीटीज इन्होंने साइन की हुई है, और इस इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत कुछ नए संस्थाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। यानी आप सिर्फ UNEP के बारे में नहीं जानकारी लेंगे, आज की क्लास से आपको IPCC के बारे में भी पता चलेगा, जिसको इन्वायरमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज कहा जाता है, जिसका गठन 1988 में हुआ था। UNEP का गठन कैसे हुआ था इसकी भी कहानी समझेंगे। इसके अलावा एक संस्था और है जिसको कहा जाता है CMS यानी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। माइग्रेटरी का मतलब होता है प्रवासी जो जंगली जानवर होते हैं, उनके लिए भी संरक्षण के लिए कुछ बात है जो UNEP ने ही की हुई है व्यवस्था, तो इसके बारे में भी समझेंगे। एक संस्था और है जिसको GEF कहा जाता है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, जिसके द्वारा UNEP को कुछ फंडिंग मिलती है, पैसा मिलता है। तो आज की क्लास के एजेंडे में बहुत सारी नई नई चीजें आपको पता चलेंगी। बस आपको क्या करना है, ध्यान से आखिरी तक लेक्चर देखना है, ताकि ये सारी चीजों पर आप अच्छे से समझ भी विकसित कर सकें और पेपर में जब प्रश्न आए तो आप ये समझ पाए कि भाई UNEP का क्या क्या रोल है। ये एक तरीके की एक संस्था है जो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन जब हुआ था उसके बाद बनाई गई थी। इसको आप अंतर सरकारी संगठन या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो आज उस पर भी समझेंगे कि भाई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी क्या होता है। ये GEF जो है ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, ये किस किस को फंडिंग देती है? क्या UNEP को ही देती है या और भी कोई देश है उनको देती है?
तो और भी बहुत सारी संस्थाओं को ये देती है, उनके बारे में भी समझेंगे। आईपीसीसी को भी बहुत ध्यान से समझेंगे। जिसके बाद 1992 का, जब मैंने वैश्विक तापन आपको पढ़ाया था, तो वैश्विक तापन में 1992 के जो सम्मेलन थे उसमें जब बातचीत रखी गई थी किसकी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC की, तो वहां पर वो आईपीसीसी की ही बात होती है, जिसमें कई तरह के साइंटिस्ट वॉलंटरी बेसिस पर, मतलब अपनी इच्छा से काम करते हैं और ये बताते हैं कि भाई पृथ्वी का तापमान कितनी रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर इस रेंज से बाहर जाएगा तो क्या नुकसान हो सकता है। तो आज की क्लास में ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे कि भाई यूएनईपी क्या है, यूएनईपी की रिपोर्ट्स क्या है, यूएनईपी के कार्यक्रम क्या है, यूएनईपी ने क्या क्या संधियां करी हुई हैं, और यूएनईपी की संधियों के आधार पर आईपीसीसी पढ़ेंगे, CMS पढ़ेंगे, और इनकी कई तरह की जो वित्तीय सहायता है उसमें GEF पढ़ेंगे। तो आज ये सारे ही विषयों पर हम आसानी से क्लैरिटी कर लेंगे, ताकि आगे हमें कभी भी इससे कोई रिलेटेड डाउट ना हो, और होगा भी तो वो भी हम क्लियर करेंगे। आपको हर तरीके से हम प्रश्न कराते हैं, आप कई तरह के डाउट्स भी मैं लेता रहता हूं आपके कंटिन्यूस, तो ध्यान से देखिए, आज आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी। शुरू करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। आज है 31 जुलाई, और 31 जुलाई है लास्ट डेट P2I बैच में एनरोल करने की। ये जो P2I बैच है शाम को 6 बजे वाला, ये आज आप एनरोल कर सकते हैं। हिंदी माध्यम के लिए, इंग्लिश माध्यम के लिए और इंग्लिश माध्यम के लिए, इन सारे ही बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं। लेकिन हिंदी माध्यम का जो बैच है, इसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, जो आप मेरे से अभी पढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये दो सब्जेक्ट्स हिंदी माध्यम में मेरे द्वारा कवर किए जा रहे हैं इस P2I बैच में, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। शाम 6 बजे से इसकी क्लासेस जो है चल ही रही हैं, तो इसमें आप जल्दी से जाकर एनरोल कर लीजिए। मेरा कोड है मनीष लाइव, आप इसको यूज़ करेंगे तो ये कोर्स 29,999 में मिल जाएगा। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी आसानी से। इसके अलावा कोई भी एडमिशन रिलेटेड डाउट्स आते हैं तो आप इन सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा जो आज का क्लास का एजेंडा है उसी पर आ जाते हैं, जो कि हमें किस के बारे में बात करनी है। तो हमने एक भाग बहुत ही महत्वपूर्ण उठा लिया है, जिसको हम संगठन कह रहे हैं, और संगठन और सम्मेलनों के तहत पर्यावरण में लगातार सम्मेलन, संगठन की चर्चा होती रहती है। कभी आप IUCN के बारे में सुनते हैं, कभी आप साइट्स के बारे में सुन लेते हैं, कभी आप UNEP के बारे में सुनते हैं, कई IPCC के बारे में सुनते हैं, कभी GEF के बारे में सुनते हैं, कभी आप इसी के अंतर्गत CMS आ जाता है, इसके बारे में चर्चा होती रहती है, या कई तरह के कि भाई COP हो रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऐसे कई तरह के संगठन और इनके होने वाले सम्मेलन, जिनको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या मिनिस्टर्स ऑफ पार्टीज या कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स एग्रीमेंट, इस तरह की शब्दावलियां देखने मिलती हैं। तो इससे हम कंफ्यूज ना हो, हमने कुछ चीजें तो पढ़ी हैं जिन लोगों ने शुरुआत से क्लास देखी हुई है, लेकिन आज के सेशन से आपको इन चीजों के ऊपर कमांड भी आएगा कि भाई ये वास्तविक तौर पर जमीनी हकीकत क्या है, ये क्या करती हैं, और इनसे जुड़े हुए ये संस्थाएं क्या काम कर रही हैं। तो आज जो हमारा संगठन का विषय है, इसमें आज हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिसको हम कहेंगे UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को समझेंगे कि भाई ये कैसे बना। 1972 में जो एक पर्यावरण के ऊपर सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था ये सम्मेलन, तो 1972 में ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था, और विश्व के कई देशों ने इसमें सम्मिलित हुए थे। और साथ साथ पहली बार यूनाइटेड नेशंस अमेरिका, मतलब USA, और उस समय जो USSR हुआ करता था, वो दोनों किसी विषय पर सहमत होते हुए नजर आए थे, तो वो पर्यावरण को लेकर था। तो विश्व में सबका ध्यान पर्यावरण की ओर खींचा गया था। 1972 में उसी समय एक संस्था बनी, इसको आप विकास की जगह पर्यावरण कर लेंगे, गलती से विकास आ गया है यहाँ पे, तो इसको आप क्या करेंगे, पर्यावरण, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यानी हम बात कर रहे हैं UNEP की, ये चेंज कर लेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे क्या, UNEP द्वारा महत्वपूर्ण रिपोर्ट, इसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, इसमें कुछ एमिशन गैप रिपोर्ट वगैरह है, इनके बारे में भी बताऊंगा। इसके अलावा UNEP के क्या प्रमुख कार्यक्रम हैं, कौन कौन से कार्यक्रम चलते हैं, जैसे आप विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाते हैं, और ये किसके तत्वाधान में मनाया जाता है, तो ये भी UNEP के तत्वाधान में मनाया जाता है, इसके बारे में भी आज क्लैरिटी करेंगे। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन पर सरकारी पैनल, जिसको IPCC कहा जाता है, जिसको WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस, और UNEP के द्वारा ही गठित किया गया था 1988 में, और ये पूरी तरह से शोध करती है, और शोध के आधार पर
हमें कई तरह की चीजें बताती है कि किस तरीके से पर्यावरण के साथ रहना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज पढ़ेंगे वो प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण। प्रवासी प्रजाति मतलब माइग्रेटरी स्पीशीज, जिसको CMS कहा जाता है, इसके बारे में भी समझेंगे, क्योंकि ये दोनों ही चीजें हैं जो UNEP के द्वारा गठित की गई हैं, एक संधि के तौर पर, एक इंटरनेशनल ट्रीटी की गई है। और वैश्विक पर्यावरण सुविधा, जिसको GEF कहा जाता है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। तो भाई आज का जो क्लास का एजेंडा है, ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होंगे। बस ध्यान से आपको क्लास को देखना है कि भाई किस तरीके से क्लास के अंतर्गत जो भी चीजें मैं बताऊंगा वो आपको क्लियर हो जाएंगी। बस ध्यान से देखते चलिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पे एक इंसान दिख रहा है जो पृथ्वी को पकड़े हुए खड़ा हुआ है। तो ये जो है इसका सिंबल है अ पर्सन हु इज अटैचिंग विद द अर्थ, मतलब जिसने पृथ्वी के साथ अटैच हुआ है, पृथ्वी की रक्षा कर रहा है, ये इसका सिंबल है। ये इसका सिंबल आपको दिख रहा होगा। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये पर्यावरण के लिए, कि भाई पृथ्वी की सुरक्षा कर रहा है, तो किसके लिए काम कर रहा है? पर्यावरण के लिए कर रहा है। तो ये UNEP कहलाता है। और सबसे पहले पर्यावरण का ध्यान खींचा गया विश्व भर में कौन से वर्ष में? 1972 में, जब विश्व भर के अलग अलग ग्लोबल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, राजनीतिक दल के नेता गण कहां इकट्ठा हुए? स्टॉकहोम में हुए। हमारी प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी, वो भी इसमें जाकर इन्होंने सम्मेलन में भाग लिया। और उसके बाद सारे देशों ने पर्यावरण के प्रति सचेत होना प्रारंभ किया। तो वहीं से एक संस्था निकल कर आई जिसको यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम कहा जाता है। कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो ये एक सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। इस सम्मेलन में क्या गए थे? सारे पॉलिटिशियंस गए थे, राजनीतिज्ञ गए थे। जैसे मैंने बताया कि हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी गई थी। तो इसलिए इसको बोला जाता है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एक आपने सुना होगा NGO होते हैं जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, एक होते हैं अंतर सरकारी संगठन। अंतर सरकारी संगठन का मतलब कि इनकी जो बैठकें होती हैं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम जब बनाया गया तो इसको एक नाम दिया गया कि अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन यानी ये कोई ना कोई सरकार के प्रतिनिधित्व इसमें भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे और इसके सारी चीजें इसको चलाएंगे। लेकिन जब नॉन NGO जो होती हैं, जिनको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये होता है, ये किसी एक व्यक्ति का हो सकता है, किसी एक समूह का हो सकता है, कोई सरकार, किसी देश की जिम्मेदारी उसके प्रति नहीं होती, वो NGO होती है। लेकिन UNEP जो स्टॉकहोम सम्मेलन में बना, वो क्या है? एक अंतर सरकारी संगठन है। तो याद रख लीजिए भाई, NGO जो होती हैं, जिनको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, यानी गैर सरकारी संगठन, इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होती हैं? ये किसी एक विशेष व्यक्ति के द्वारा बनाई जाती हैं, क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल्स। कोई एक व्यक्ति होगा, उसने अपनी NGO खोल दी, आप भी खोल सकते हैं अपनी। लेकिन जो IGO होता है, इसको कहा जाता है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको IGO कहा जाता है, या हिंदी में इसी को कहा जाता है अंतर सरकारी संगठन। हम इसकी बात कर रहे हैं, अंतर सरकारी संगठन की। तो अंतर सरकारी संगठन जो है क्रिएटेड या ज्वाइन बाय गवर्नमेंट होता है, या तो सरकार उसको बनाती है या उसमें को किसी भी रूप में उसको ज्वाइन कर लेती है, उसका हिस्सा हो जाती है। मेक ओन डिसीजंस, ये अपने निर्णय खुद लेती है। एक तो ये व्यक्तिगत होता है, मतलब किसी इंडिविजुअल का है, निर्णय भी उसी के हैं। रिलाय ऑन पब्लिक प्रेशर, लेकिन इन पर जनता का कहीं ना कहीं दबाव, इनके ऊपर कहीं ना कहीं जनता का दबाव होता है। तो ये इस तरीके से काम करती हैं। लेकिन अगर हम IGO की बात करें तो इसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है, कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं, मतलब सामूहिक निर्णय यहां पर लिया जाता है। यहां पर आप सामूहिक निर्णय पर बात करेंगे। इसके अलावा ये जो होता है, ये किससे प्रभावित होता है? तो अंतरराष्ट्रीय नियमों पर आधारित होता है। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है क्या? UNEP। और इसको जब बनाया गया तो इसका हेडक्वार्टर कहां बनाया गया? तो भाई अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम है केन्या, और केन्या के अंतर्गत ही आपको क्या मिल जाएगा? नैरोबी। तो केन्या के नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। तो केन्या के हेडक्वार्टर के अंतर्गत नैरोबी में UNEP का
हेडक्वार्टर है। तो यहां से हमको क्या पता चल रहा है कि भाई यूएनईपी का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्वीडन स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर हुई कॉन्फ्रेंस 1972 के परिणाम स्वरूप हुआ था। तब निकलकर एक संस्था आई जिसको हमने यूएनईपी कह दिया। इसके अलावा इसका मुख्यालय भी पता चल गया हमको कहाँ है, नैरोबी केन्या में है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र की ये एजेंसी पर्यावरणीय निरीक्षण करती है, भाई पूरी तरह से निगरानी रखती है, देखती है कि भाई सारे देश जो पर्यावरण के लिए सचेत हैं या नहीं, तो उसका निरीक्षण करना, परीक्षण करने के लिए एक अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल तरीकों के द्वारा समन्वय के लिए उत्तरदायी है। यानी इसमें सरकारों के प्रतिनिधित्व हिस्सा लेते हैं और उनकी जिम्मेदारी होती है कि भाई वो यूएनईपी को सही डेटा साझा करें कि भाई उनके देशों में जो पर्यावरण के लिए अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं, पर्यावरण की क्या स्थिति है, तो ये उसका निरीक्षण भी करेगा, परीक्षण भी करेगा। इसलिए तो हम कह रहे हैं ये अंतर सरकारी है, एनजीओ नहीं है, ये गैर सरकारी संगठन नहीं है, इसमें सरकार की भी, क्योंकि सरकार वहां पर जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उनके लिए वो बाध्य होती है। तो इस तरीके से यूएनईपी सारे सरकारों के प्रतिनिधित्व से प्रश्न कर सकती है और वो उनके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। इसके अलावा ये कई तरह के ऐसी बाध्यकारी संधियां भी थोप सकती है। थोपना यानी कई तरह की बाध्यकारी चीजें देनी पड़ती हैं, क्योंकि कई देश जब इसका हिस्सा होंगे तो वो हो सकता है कि कुछ चीजों को ना माने, तो इसलिए इसने क्या किया है, कुछ ट्रीटी साइन किए हैं। और मैंने आपको शुरुआती दौर पर बताया था कि सबसे कठोर क्या होती है, संधि होती है। सबसे कठोर संधि होती है, फिर प्रोटोकॉल होता है और फिर सबसे कमजोर जो होता है वो समझौता होता है। तो इसने क्या किया है, कई तरह के ट्रीटी साइन किए हैं, संधियां करी हैं, और उन्हीं संधियों के माध्यम से दो चीजें निकल कर आई हैं, जिनमें एक है आपका आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और दूसरी चीज है सीएमएस, कंजर्वेशन या कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, जो आपके प्रवासी पक्षी या प्रवासी जो प्रजाति हैं उनके संरक्षण के लिए और जलवायु परिवर्तन के लिए दो चीजें निकल कर आई, किसी के द्वारा, यूएनईपी के द्वारा, इन्हीं की संधियों के द्वारा, उनको भी देख लेंगे। तो भाई विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रमों और संगठनों के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखाओं के निर्माण हेतु इसका गठन किया गया। और ये क्या करती है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की संधियां कर लेती है, और संधियां करना मतलब वो देश बाध्यकारी हो जाते हैं उन संधियों को मानने के लिए। तो इसने भी कई संधियां की हुई हैं, जिनमें से आपको कुछ संधियों के बारे में हम देखेंगे और उनको भी समझेंगे, जिसमें एक हो जाता है आपका आईपीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो भाई ये दो संस्था ने मिलकर, इसमें यूएनईपी का भी रोल रहा और साथ साथ आपका डब्ल्यूएमओ का भी रोल रहा। डब्ल्यूएमओ की बात करें तो इसको कहा जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। यहां पे हम बात कर रहे हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन की, और दूसरा तो आपका यूएनईपी है जिस पर हमारी चर्चा हो रही है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इनके द्वारा 1988 में 1988 में एक पैनल बनाया गया और इसी ने पूरी रूपरेखा रखी 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन के तहत, जब एक संस्था बनी जिसको कहा जाता है UNFCCC। याद करिए, इसी के द्वारा कॉप आयोजित कराए जाते थे, चाहे क्योटो प्रोटोकॉल हो, चाहे आपका पेरिस समझौता हो, उस पर निगरानी कौन रखता है, UNFCCC। और UNFCCC को बनाने वाली संस्था कौन सी है, IPCC, और IPCC को बनाने वाली संस्था UNEP है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा चेन है और इस चेन के माध्यम से पूरी निगरानी रखी जाती है, निरीक्षण किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। तो UNFCCC सब देशों पर अभी डेटा देते हैं सारे देश। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत इसने कुछ बाध्यकारी प्रोटोकॉल्स जो थे सारे देशों को मानने थे कि भाई जितने भी विकसित देश थे उनके लिए कुछ टारगेट्स थे। वैसे ही पेरिस समझौते में भी सबकी अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। तो ये भी कौन है, UNFCCC के अंतर्गत है। और UNFCCC को ये सारी चीजें बौद्धिक स्तर पर कौन प्रदान करता है, IPCC, और IPCC को बनाने वाली संस्था UNEP हो जाती है। तो भाई उदाहरण के लिए 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल, मतलब इंटरनेशनल यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन किया गया। किसके द्वारा गठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और UNEP ने मिलकर ही किया था। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो IPCC रिपोर्ट में मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के जोखिम, प्रभाव,
अनुकूलन और शमन के विकल्पों की जानकारी देता है। ये एक पैनल है जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सारे विषयों पर बात करता है कि भाई मानव अगर जलवायु परिवर्तन करेगा तो उसका असर क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा, उसको अनुकूलन कैसे किया जाएगा, उसका शमन कैसे, उसको खत्म कैसे किया जाना है। अगर पृथ्वी पर 1.5 डिग्री सेल्सियस से तापमान बढ़ गया तो जो बड़े बड़े द्वीप हैं, कई ऐसे द्वीप देश हैं मॉरिशस जैसे, हवाई आइलैंड जैसे, लक्षद्वीप जैसे, ये बचेंगे ही नहीं। ये सारी रिपोर्ट कहां से आ रही हैं? आईपीसीसी के आधार पर आ रही हैं। तो जलवायु परिवर्तन पर जो अंतर सरकारी पैनल है, ये रिपोर्ट में क्या बताता है कि भाई मानव प्रेरित जो जलवायु परिवर्तन है उसके क्या जोखिम हो सकते हैं, क्या उससे अलग अलग दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं, क्या प्रभाव हो सकता है, अनुकूलन और शमन के विकल्पों की जानकारी दी जाती है। साथ साथ इस निकाय का मूल शोध नहीं होता है, मतलब ये आईपीसी रिपोर्ट तो देता है लेकिन क्या ये यही करवाता है? तो नहीं। कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जो वॉलंटरी बेसिस पर, उन पर किसी का दबाव नहीं है आईपीसी को, वो कई तरह के शोध कर देते हैं। बल्कि हजारों जो वैज्ञानिक हैं, कई तरह के एनजीओज हैं, विशेषज्ञ योगदान करते हैं। इसके कारण 2007 में आईपीसीसी को नोबेल पुरस्कार भी मिला था और ये संयुक्त रूप से मिला था। इसमें अमेरिका की एक एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ बोल सकते हैं, इन दोनों ने मिलकर इनको कई तरह के डेटा दिए थे कि भाई ये डेटा से आप चेता दो विश्व को कि अगर जलवायु परिवर्तन हुआ तो उससे विश्व को क्या नुकसान होगा, जो द्वीप के देश हैं उनको क्या नुकसान होगा, जो धीरे धीरे बर्फ का पिघलना होगा, हिमनदों का पिघलना होगा, उससे क्या नुकसान होगा। तो सारे सर्कमस्टेंसेस बताती है, मतलब सारी चीजें बताती हैं, सारे जोखिम बताती है कौन? आईपीसी। लेकिन आईपीसीसी को जो मदद करते हैं वो कई तरह के वैज्ञानिक और विशेष योगदान करते हैं और इसी के आधार पर मैंने आपको बताया 2007 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो इस निकाय का मूल शोध नहीं है, ये निकाय खुद नहीं करवाती, इनको कई तरह के एक एनजीओज मिल गई हैं, कई साइंटिस्ट मिल गए हैं जो वॉलंटरी बेसिस पर इनको कई तरह की सर्विसेज देते हैं और इसके आधार पर ये रिपोर्ट प्रदान करता है। मतलब रिपोर्ट्स के आधार पर ये यूएनएफसीसी को देता है कि भाई इसके आधार पर जो सारे लोग मिल रहे हैं वो कई तरह के समझौते करें, कई तरह के प्रयास करें जिससे विश्व को इतनी बड़ी दिक्कत जलवायु परिवर्तन से बाहर लाया जा सके। 2007 में मैंने आपको बताया ही नोबेल शांति पुरस्कार को आईपीसी और एक अमेरिकी पर्यावरण को समर्पित किया गया था, क्योंकि इन लोगों ने सारी तरीके से विश्व के लिए जलवायु परिवर्तन के लिए अपना रिसर्च सामने रखा था। इसके अलावा एक और संस्था के साथ इन्होंने संधि की हुई है जिसके 40 साल भी हो गए हैं पूरे। भाई ये कौन सी है? तो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, जिसको सीएमएस भी कहा जाता है। अब ये जो जितने जंगली जानवर हैं, जब उनका प्रवास होता है तो उनका भी संरक्षण करना। किसी देश में अगर वो पक्षी रह रहा है, कोई देश में कोई दूसरा जानवर रह रहा है और वो किसी दूसरे देश में चला गया, तो ऐसा ना हो कि उसका वहां पे संरक्षण ही ना किया जाए। उसके लिए भी यूएनईपी ने एक संधि करी जिसको कहा जाता है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। और ये कब हुआ होगा? तो 1983 से आज वर्ष चल रहा है 2023, तो इसको हो चुके हैं 40 वर्ष। तो याद रखेंगे 40 वर्ष हो चुके हैं, 40 इयर्स हो चुके हैं कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज पर। तो प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण, प्रवासी मतलब माइग्रेटरी, इसके लिए शब्द माइग्रेटरी शब्द चलता है, तो इनका संरक्षण भी इसके अंतर्गत आता है। प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन या इसी को बॉर्न कन्वेंशन या वैश्विक वन्य जीव सम्मेलन भी कहा जाता है। ये तीनों ही नाम है और ये तीनों ही किसके अंतर्गत है? यूएनईपी के अंतर्गत है। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। जैसा मैंने बताया कि भाई कुछ संधियां करी हुई हैं यूएनईपी ने ताकि कुछ बाध्यकारी चीजें, कुछ जिम्मेदारी सौंपी जाएं और जिनके आधार पर ये संस्थाएं बाधित हैं कि इनको संरक्षण करना है किनका? प्रवासी प्रजातियों का। तो जो यूएनईपी के तत्वाधान में संपन्न हुई। इस कन्वेंशन पर 1979 में बॉन जर्मनी का शहर है में हस्ताक्षर किए गए और 1983 से ये लागू हुआ। वर्तमान में इसके कितने वर्ष हो गए हैं? 40 वर्ष हो गए हैं। तो याद रखेंगे ये अभी हाल ही में इसके 40 वर्ष हुए हैं। और सीएमएस एकमात्र वैश्विक और संयुक्त राष्ट्र आधारित अंतर सरकारी संगठन है जो विश्व रूप में स्थल में रहने वाले जीव, जल में रहने वाले जीव और पक्षी प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया था। तो ये विशेष तौर पर याद रखेंगे कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, जिसको बॉर्न कन्वेंशन या वैश्विक वन्य जीव सम्मेलन या फिर प्रवासी प्रजातियों पर जो कन्वेंशन सीएमएस कहा जाता है, ये कब हुआ? तो लाया तो 1979 में था लेकिन लागू हो गया 1983 से। 40 वर्ष हो गए हैं।
एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, किसके तत्वाधान में? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो समझ रहे होंगे आप कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत सारी संधियों को भी देख रहे हैं, रिपोर्ट्स भी देखेंगे, कार्यक्रम भी देखेंगे, कहां से पैसा इनको मिलता है वो भी देखेंगे। तो अभी ये मैंने आपको बताया, तो दो चीजें यहां से संधि मिल गई आपको, एक आईपीसीसी और दूसरा आपका सीएमएस। इसके अलावा ये कई तरह की रिपोर्ट जारी करता है। इन रिपोर्ट्स में 4 विशेष रिपोर्ट आज हम पढ़ेंगे, जो किसके द्वारा जारी की जाती है? यूएनईपी के द्वारा जारी की जाती है। आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो ये चारों ही रिपोर्ट आपको मिलती रहेंगी। इनमें से सबसे पहली रिपोर्ट का नाम क्या है? तो इसी को बोला जाता है आपका उत्सर्जन एमिशन गैप रिपोर्ट, यानी उत्सर्जन गैप रिपोर्ट बोलते हैं इसको, या उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट भी आपको कहीं शब्द दिखे तो ये बताता है। ये क्या करता है कि भाई जैसे जैसे आपका समय बदला है, उसके साथ जैसे औद्योगिक क्रांति थी, तो भाई औद्योगिक क्रांति के समय क्या हुआ? कार्बन उत्सर्जन धीरे धीरे बढ़ा, उसके बाद उद्योग और लगने लगे और तरह से बदलाव होने लगा। तो ये धीरे धीरे हम क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। तो ये रिपोर्ट में यही बताया जाता है कि भाई कैसे धीरे धीरे ये जलवायु परिवर्तन के जो कारक हैं, यानी ग्रीन हाउस गैस की भी बात कर लें, हम कार्बन उत्सर्जन की भी बात कर लें, तो इनका लगातार क्या हुआ, स्तर बढ़ा है। अब हम कई तरह के प्रयास भी कर रहे हैं, हम कई तरह के पर्यावरण के कार्यक्रम भी चला रहे हैं, और इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम चाहते क्या हैं? हम यही चाहते हैं कि भाई पर्यावरण सुरक्षित रहे, इनका उत्सर्जन कम हो। तो किस तरीके का जो उत्सर्जन में गैप आया है, जो धीरे धीरे कमी आ रही है कई प्रयासों के द्वारा, जैसे ओजोन क्षरण के लिए क्या किया गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया, उसको कुछ सफलताएं मिली, तो उसने क्या किया? कम किया। तो ये जो है आपका यूएनईपी एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें बताता है कि भाई जो उत्सर्जन में जो गैप आ रहा है, जो अंतर आ रहा है, उसके आधार पर कई विशेष रिपोर्ट जारी करता है। इसी को इमिशन गैप रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो एक रिपोर्ट ये होती है। दूसरा, जैसे इसमें देखिए, ये इमिशन गैप रिपोर्ट के आधार पर ही हमें पता चला कि भाई जो चीन है ये ग्रीन हाउस उत्सर्जन में सबसे आगे अभी काम कर रहा है, लेकिन प्रति व्यक्ति में अमेरिका बहुत आगे है, और प्रति व्यक्ति से लगभग 10 गुना कम भारत में है। इसलिए भारत यहां पर आपको तीसरे स्थान पर देखने मिलेगा, लेकिन प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत काफी पीछे हो जाता है। तो ये रिपोर्ट कहां से आती है? एमिशन गैप रिपोर्ट कहां से पता चलती है? तो यूएनईपी से पता चलती है। इसके अलावा एक रिपोर्ट और इसके द्वारा लाई जाती है जिसको कहा जाता है ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट आती है कि भाई पृथ्वी कितनी ज्यादा हेल्दी है, कितनी ज्यादा स्वस्थ है, और कितने यहाँ के लोग स्वस्थ हैं। यही इसकी टैगलाइन भी है, हेल्दी प्लैनेट हेल्दी पीपल। जितना स्वस्थ आपका विश्व होगा, पृथ्वी होगी, उतना ही स्वस्थ व्यक्ति होंगे। तो दूसरी रिपोर्ट जो है ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक है, जीईओ है। पहली रिपोर्ट मैंने बताया एमिशन गैप रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट लाती है। दूसरा रिपोर्ट जो है ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक आती है। तीसरा फ्रंटियर रिपोर्ट आती है। फ्रंटियर मतलब सीमांत। अब पृथ्वी तो पूरी की पूरी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो ये फ्रंटियर का कहीं ना कहीं यही उल्लेख है कि भाई पृथ्वी में ऐसा कोई भी देश ना समझे कि हमारी सीमा यहां खत्म हो गई तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। औद्योगिक क्रांति में जिन देशों ने औद्योगिक क्रांति को बहुत बढ़ावा दिया, उसका असर आज उन देशों पर भी हो रहा है जिन्होंने औद्योगिक क्रांति में बिल्कुल कुछ काम नहीं किया था। तो इसलिए पृथ्वी जो है वो सीमांत के ऊपर है। तो एक रिपोर्ट, ये फ्रंटियर रिपोर्ट भी जारी की जाती है, लेटेस्ट 2022 में आई थी। और चौथी रिपोर्ट है इन्वेस्ट इन अ हेल्दी प्लैनेट, कि भाई हम क्या करें, निवेश करें एक स्वस्थ ग्रह के ऊपर। और ये कैसे हो पाएगा? तो ये कई तरह के सुझाव देते हैं कि भाई साइकिल्स का उपयोग किया जाए, ईंधनों का प्रयोग कम किया जाए, गैर पारंपरिक चीजों पर जाया जाए जैसे सौर ऊर्जा के ऊपर। ये कई तरह की रिपोर्ट जारी करता है और वैश्विक स्तर पर यह बताता है कि कौन सा देश क्या कर रहा है। तो इस आधार पर हमें इसकी महत्वपूर्ण रिपोर्टों के बारे में पता चलता है कि भाई यूएनईपी कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। तो उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, जिसको एमिशन गैप रिपोर्ट कहा जा रहा है। इसके अलावा वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, यह रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की जाती है। इसके अलावा सीमांत यानी फ्रंटियर रिपोर्ट। इसके अलावा स्वस्थ ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन अ हेल्दी प्लैनेट। ये 4 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो भाई आपका यूएनईपी के द्वारा जारी की जाती है। अगर जिनको नहीं पता था आज पता चल गया कि ये 4 रिपोर्ट का नाम कहीं आएगा तो हम सीधे बता देंगे यूएनईपी है। कुछ कार्यक्रम भी है, तो इनके कार्यक्रमों में सबसे पहले क्लीन अप द वर्ल्ड है।
इन्होंने जो कुछ प्रोग्राम्स चला रखे हैं, उन प्रोग्राम्स के अंतर्गत अब इन प्रोग्राम्स का सीधा सीधा उद्देश्य यही होता है कि भाई लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना, और ताकि पृथ्वी के प्रति वो सचेत हो सके। तो सबसे पहला है क्लीन अप द वर्ल्ड, जिसको कहा जाता है दुनिया को साफ करो, कि भाई धीरे धीरे जो हम गंदगी कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, इससे इसको मुक्ति दिलाओ। तो एक इसका कार्यक्रम यही चलता है, दुनिया को साफ करो। फिर प्लांट अ बिलियन ट्री, अरब वृक्ष अभियान, मतलब बिलियन ट्री, 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़, तो 100 करोड़ वृक्ष लगाने का एक अभियान है जो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, यूएनईपी के द्वारा। तो अरब वृक्ष अभियान और विश्व पर्यावरण दिवस जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं भाई फंडिंग की। यूएनईपी को कोई ना कोई तो पैसा देता होगा, ये संस्था कैसे काम करती है? तो यूएनईपी को जो फंड देने वाली चीज है वो कहा जाएगा जीईएफ, जिसको कहा जाता है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि क्या है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो जीईएफ के बारे में देखा जाए तो यही इसको पूरी तरह से पैसा देती है। तो यूएनईपी को चलाने में इस संस्था का बहुत बड़ा काम है, और यूएनईपी के अलावा बहुत सारी संस्थाओं को यह पैसा देती है। तो इसी तरह वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा यानी ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी की क्रियान्वयन एजेंसियों में यूएनईपी भी एक है। मैंने आपको बताया ये कई संस्थाओं को वित्त प्रदान करती है, उनमें से एक आपका कौन है? तो आपका यूएनईपी भी है। तो यहाँ पे इसलिए हमने लिखा है कि बहुत सारी संस्था को देती है, उनमें से यूएनईपी भी एक हो जाती है। और ये एक ऐच्छिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय फंड भी है जो विभिन्न पर्यावरणीय परियोजनाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। अब इनका लक्ष्य है कि भाई ये क्या करेंगे, 100 करोड़ वृक्ष लगाएंगे। अब इस वृक्षों को लगाने के लिए भी तो पैसा चाहिए, तो इनको जो पैसा मिलता है वो जीईएफ से मिलता है। तो इसी तरह वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा का क्रियान्वयन एजेंसियों में यूएनईपी भी एक आ जाती है, जो कि एक ऐच्छिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय फंड भी है जो विभिन्न पर्यावरणीय परियोजनाओं को आर्थिक सहायता, क्योंकि कोई भी संस्था तब चल पाती है जब वो इकोनॉमिकली साउंड हो। अगर अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो सारे उद्देश्य, सारी रिपोर्ट्स कोई भी काम की नहीं रहेंगी। तो इनको जो फंड देता है, मतलब इसके पीछे जो काम कर रहा है वो जीईएफ है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जीईएफ जो है क्या है, तो भाई पर्यावरण संबंधित प्रयासों के लिए इस संस्था द्वारा एक अवार्ड भी दिया जाता है, जिसको आप ग्लोबल 500 अवार्ड कहा जाता है, और इसको वर्ष 1987 में स्थापित किया गया था। तो उसके बाद से ये हर वर्ष क्या करती रहती है, तो एक अवार्ड देती है जिसको ग्लोबल 500 अवार्ड कहा जाता है, जो पर्यावरण के लिए ही होता है। मतलब कई तरह के जो विषय हैं, चाहे जलवायु परिवर्तन है, ओजोन क्षरण है, आपका प्रदूषण है, इनको दूर करने के लिए ये ग्लोबल 500 अवार्ड दिया जाता है। जो भी एनजीओज अच्छा काम कर रहे हैं, जो देश अच्छा काम कर रहे हैं, उनको दिया जाता है। इसके अलावा हर साल 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस यूएनईपी की ही पहल है, जिसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में ही लिया गया था। लेकिन ये जो मनाना चालू हुआ, सम्मेलन तो 1972 में हुआ, लेकिन ये चालू कब से हुआ? 1974 से। तो निर्णय यहाँ पे लिया गया था, लेकिन मनाया जाने लगा 1974 से। हालांकि पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था, तब से हर साल मनाया जाता है। और ये कार्यक्रम को भी कौन फंडिंग दे रहा होगा? जीईएफ ही दे रहा होगा। तो भाई ये दोनों ही चीज याद रख लेंगे। हमको यहां से पता चल रही है कि भाई ग्लोबल 500 अवार्ड ये यूएनईपी के द्वारा दिए जाते हैं, और उसमें आपका जीईएफ का रोल होता है। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो मनाया जा रहा है उसमें भी यूएनईपी का ही रोल है, लेकिन फंडिंग कहां से आ रही है? तो पूरा का पूरा जीईएफ दे रहा है। इसके अलावा जीईएफ के बारे में और महत्वपूर्ण चीजें जान लीजिए। जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए क्या कर रहा है? ये ऐसी जगह निवेश कर रहा है जिससे पृथ्वी और अच्छे से हमारे रहने योग्य हो सके। तो भाई ये वैश्विक पर्यावरण सुविधा राष्ट्रीय सतत विकास पहल का भी समर्थन करती है, जो अभी हम हाल ही में पढ़कर आए हैं। हमने अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा, और सतत विकास का अर्थ यही है कि भाई संसाधनों का ऐसा प्रयोग करे वर्तमान पीढ़ी कि वो भावी पीढ़ियों के लिए भी बची रहे। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ता है कि भाई विकास के साथ साथ पर्यावरण के लिए और नजर डालनी होती है। तो मैंने आपको बताया था सतत विकास क्या है? मध्य मार्ग है। मध्य मार्ग मतलब मिडिल पाथ है, जिसमें विकास भी बाधा ना हो और पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें क्या सोचना पड़ता है? अब हम आज की डेट में कोयले को जला रहे हैं, अब कोयले से हमें ऊर्जा मिल रही है,
लेकिन फायदा क्या हो रहा है, ऊर्जा तो मिल जा रही है लेकिन नुकसान हो रहा है पर्यावरण को। तो उसके लिए हमने क्या किया है, सतत विकास को लाया है कि भाई हम ताकि ऐसी तकनीक बनाएं जिससे ऊर्जा भी बने, ऊर्जा भी ना बनना रुके और साथ साथ विकास भी होता रहे। तो उसके लिए पैसा तो खर्च होगा, तो वहां पर एक संस्था खड़ी हो जाती है जिसको हम कहते हैं GEF। और ये सिर्फ एक चीज के लिए नहीं, बहुत सारी संस्थाओं के अंतर्गत काम करती है। तो GEF वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए 183 देशों को एकजुट करती है और साथ साथ ये कई देशों को और कई चीजों में अपना इनपुट देती है, फंड देती है। इसका उद्देश्य जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज, अंतरराष्ट्रीय जल इंटरनेशनल वाटर, लैंड शरण, ओजोन परत और कार्बनिक प्रदूषणों से संबंधित परियोजनाओं को वित्तीय संबंधियों से समर्थन प्रदान करना है। तो याद कर लीजिए कि भाई इन सारे विषयों के लिए, चाहे आप बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, चाहे आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, चाहे आप इंटरनेशनल वाटर, लैंड, चाहे ओजोन परत की बात कर रहे हैं या कार्बनिक प्रदूषकों की बात कर रहे हैं, इन सारी चीजों के मुद्दों से निपटने के लिए जो वित्तीय सहायता है वो कहां से आ रही है, GEF से आ रही है। और GEF संबंधी अंतरराष्ट्रीय संस्थान, नागरिक समाज संगठन जिनको कहा जाता है CSO, सिटीजन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये हम यहां जो बात कर रहे हैं नागरिक समाज संगठन, नागरिकों के लिए एक संगठन बनाया जाता है, इसको CSO कहा जाता है। चाहे अंतरराष्ट्रीय संस्था की बात करें तो इसका पूरा संबंधित और निजी क्षेत्र, प्राइवेट प्लेयर्स भी हो जाते हैं, के साथ साझेदारी में काम करता है। तो GEF को भी पैसा अलग अलग जगहों से मिलता है और वो पूरी तरह से बाध्यकारी हो रहता है कि भाई ये UNEP की मदद करे इन सारे विषयों के आधार पर, क्योंकि UNEP तो कोई एक विषय के लिए काम नहीं कर रहा है, वो किसके लिए काम कर रहा है, तो पर्यावरण के अंतर्गत काम कर रहा है। और हम पढ़ क्या रहे हैं, पर्यावरण ही पढ़ रहे हैं। तो पर्यावरण में हम जैव विविधता भी पढ़ते हैं, हम जलवायु परिवर्तन भी पढ़ते हैं, हम कार्बन प्रदूषक को भी पढ़ते हैं। तो इसी के लिए खड़ी हुई एक संस्था है GEF। इनमें से मैं आपको कुछ प्रमुख जिनको ये फंडिंग देती है उनके नाम याद कर लीजिए। कौन कौन सी संस्था को देती है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को देती है, यानी आपका UNEP जो आज हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण को भी देती है, मतलब आपका जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट है उसको भी देती है, विश्व बैंक। इसके अलावा खाद्य और कृषि संगठन, एशियाई विकास बैंक, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, विश्व वन्य जीव कोष। इसके अलावा संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय और प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN। इन सारे संस्थाओं को, संगठनों को कहीं ना कहीं से क्या हो रहा है, एक ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी GEF की तरफ से मिल रही है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा। तो याद रख लेंगे इनमें से एक कौन है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, नैरोबी में है। कब बनाया गया था, 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन, और फिर विश्व पर्यावरण दिवस 1974 से प्रारंभ हो गया। एक प्रश्न है इसी पर आधारित, देख लेते हैं कि भाई वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। ये जैविक विविधता पर कन्वेंशन और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है। यानी जैविक विविधता पर कन्वेंशन और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC की बात कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है, मतलब ग्लोबल लेवल पर जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज हैं उन पर रिसर्च करता है, ये पूछा जा रहा है। इसके अलावा तीसरा है, ये OECD के तहत एक एजेंसी है। OECD का मतलब क्या है, OECD। तो भाई ओशियनिक जो कई तरह के कन्वेंशंस हैं, मतलब ओशियन को लेकर रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, यानी आपका समुद्र के स्तर से तहत एक एजेंसी है जो पर्यावरण की रक्षा के लिए विशिष्ट उद्देश्य के साथ अविकसित देशों को प्रौद्योगिकी और धन के लिए हस्तांतरण की सुविधाएं प्रदान करती है। मतलब कई तरह के जो डेवलपिंग नेशन है उनके लिए, या फिर A और B दोनों, यानी ये भी और ये भी। तो इनमें से आपको कौन सा सही आंसर लग रहा है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर कहां मिलेगा, तो इसका सही आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जाएंगे, वहां पर आपको इसका सही आंसर मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वहां पर चले जाइएगा आंसर देने, और साथ साथ आपको जो आंसर लग रहा है मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में भी दे दीजिए। इसके अलावा कोई भी डाउट्स आते हैं तो यहाँ पूछ लेंगे। ये मेरी मेल आईडी है, ये इंस्टाग्राम आईडी है, कहीं पर भी जुड़ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है जिसका नाम है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसके तहत हमने इसकी रिपोर्ट कौन कौन सी जारी करता है ये भी पढ़ा,
ग्लोबल एमिशन रिपोर्ट के बारे में देखा। इसके अलावा इसके जो अलग अलग कार्यक्रम हैं इनके बारे में पढ़ा। इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है और इस संधि के तहत दो संस्थाओं के बारे में पढ़ा हमने, एक है IPCC और एक है CMS, जो माइग्रेटिक प्रवासी जीवों के लिए है और ये अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन के लिए है। और इन सारे विषयों में जहाँ से फंड आता है, जहाँ से वित्तीय सहायता आती है, उसकी बात करी, जिसको GEF कहा जाता है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा, यानी ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी। तो ये सारे टॉपिक्स मुझे लगता है आज आपके क्लियर हो गए होंगे। क्लियर हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप विज्ञान प्रौद्योगिकी या पर्यावरण पारिस्थितिकी मेरे साथ P2I बैच में पढ़ना चाहते हैं तो आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है। 31 जुलाई आज लास्ट डेट है। इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं मेरे साथ। मेरा कोड है मनीष लाइव, आप इसको यूज करेंगे तो आपको फीस मिलेगी 29,999। हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम और इंग्लिश माध्यम तीनों में ही अवेलेबल है, जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। कोई डाउट आएगा तो आप सोशल मीडिया हैंडल्स मैंने दिए हुए हैं, इन पर आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कोई नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ, नए संगठन के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।